आज एक ऐसा कंपैरिजन तुम्हारा भाई तुम लोगों के लिए लेकर आया जो बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला, और साथ ही में मेरे को ऐसा लगता है कि इस वाले कंपैरिजन के बाद आप लोगों की कंफ्यूजन सारी दूर हो जाएगी अगर आप लोग कंफ्यूज थे इन दो स्मार्टफोन के बीच, जो कि हमारा Galaxy S24 FE और एक है हमारा ये iPhone 14। भाई 30,000 रुपए के आसपास के दोनों ही स्मार्टफोन है इस टाइम पर, और इनमें से कौन सा लेना चाहिए? क्या आपको एंड्रॉइड साइड में जाना चाहिए या फिर आपको जाना चाहिए इस आईफोन साइड में? आज सब कुछ पता चल जाएगा। तो देखो यार, हम लोग ऐसी क्रेजी और मस्त मस्त वाली वीडियोस जो अलग है हटके, जो आप लोगों की सहायता करती है, वैसी वीडियोस बनाते रहते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 1 मिलियन की फैमिली जल्दी कंप्लीट करनी है, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए और खूफिया वीडियोस लेकर आ सके, जिसके अंदर की भाई आपकी हेल्प हो जाए और आपके पैसे बच जाए। मैंने स्टार्टिंग में आपको प्राइसिंग तो देखो लगभग समझा दी है कि दोनों ही फोन लगभग आसपास की प्राइसिंग के अंदर आते हैं। ये भी अराउंड आपको इस टाइम पर S24 FE 30,000 रुपए का मिल जाता है, iPhone 14 में आपको 30,000 रुपए के आसपास मिल जाता है। अगर आप लोगों को इन दोनों ही फोन्स को खरीदना है ना, तो इनका ना एक बढ़िया वाला लिंक जिसपे कि आपको सबसे सस्ते फोन्स मिलेंगे, मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ। आप लोग व्यू प्रोडक्ट पे जाके क्लिक करोगे तो आपको दोनों ही फोन सबसे ज्यादा सस्ते रेट और सेल रेट पे मिलेंगे, तो जाके वहां से खरीद लेना। बस भाई की थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखो, आप लोगों का अगर कंफ्यूजन है तो देखो, ये दोनों ही फोन बहुत ही डिफरेंट अप्रोच के साथ आते हैं। अगर बात करें S24 FE की, तो थोड़ा सा बड़ा स्मार्टफोन है एज कंपेयर टू iPhone 14। अगर आप लोग साइड बाय साइड इन दोनों ही फोन्स को रखते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाइट का डिफरेंस बहुत एक मेजर है। S24 FE थोड़ा सा बड़ा स्मार्टफोन है, वहीं पर हमारा iPhone 14 आप देख सकते हो हल्का सा छोटा है। अब साइज बड़ा होने से ये होता है कि आप लोगों की जो ओवरऑल यूजिबिलिटी है ना, उसके अंदर काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। जैसे कि आप लोग अगर भाई टेक्सटिंग कर रहे हो, कोई मूवी वॉचिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ भी काम कर रहे हो, तो आपको बड़े फोन्स के अंदर बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, जिससे कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा होता है। ज्यादातर लोगों का, सब लोगों ऐसे बड़े फोन्स नहीं पसंद आते। खैर, यहाँ पे बड़े फोन्स की हम बात कर ही रहे हैं, तो दोनों का ना ओवरऑल वेट बता देता हूं। तो यहाँ पे हमारा जो ये S24 FE अराउंड 213 ग्राम का स्मार्टफोन है, थोड़ा सा भारी है ये। वहीं पर अगर आप iPhone 14 देखते हो तो अराउंड 173 ग्राम का फोन है। इसके ऊपर हम लोगों ने टेम्पर्ड ग्लास लगा रखा है, जिस वजह से इसका जो ओवरऑल वेट है थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग वेइंग मशीन पर डालते हैं तो इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा आता है। अब वेट के अंदर फर्क है, लेकिन आप लोगों को ज्यादा फर्क इसलिए लगता है क्योंकि दोनों की जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है वेट की, वो बहुत अलग है। फोन बड़ा है जिससे कि ज्यादा एरिया कवर करता है, तो फोन थोड़ा सा हल्का ही लगता है, ज्यादा कुछ दिक्कत आप लोगों को ऐसी फील नहीं होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे iPhone 14 की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पीछे साइड में आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाता है, और जो फ्रेम है एल्यूमिनियम का है। अब ये वाला हमारे पास जो कलर है, ये प्रोडक्ट रेड कलर है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा क्रेजी कलर था। अब तो खैर एप्पल ने बनाना ही छोड़ दिया ऐसे कलर चटकदार, अब तो कुछ और ही लेवल के कलर्स बना देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। खैर, अब ये जो एल्यूमिनियम फ्रेम है, अगर आप लोग इसके ऊपर कवर नहीं लगाते, अगर ये गिरता है तो इसमें डेंट्स आ जाते हैं। वहीं पे अगर बात करें इस S24 FE की, इसका भी काइंड ऑफ सिमिलर सा आउटलुक है, क्योंकि इसके अंदर आपको पीछे साइड में ग्लास बैक मिलता है और एल्यूमिनियम फ्रेम है। लेकिन इसकी जो बैक साइड के अंदर ग्लास है वो कॉर्निंग गोरिल्ला विक्टस प्लस है, तो इसके अंदर ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू iPhone 14। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, स्ट्रेंथ ज्यादा हो कम हो, कॉर्निंग का कोई बेस्ट ग्लास हो, ग्लास इज ग्लास एट द एंड ऑफ द डे। अगर ग्लास गिरेगा तो टूट जाएगा और उसके बाद आपका खर्चा भी आ जाएगा। अब यहाँ पे खर्चे की बात करूं तो iPhone 14 को अगर आप लोग रिपेयर कराते हो, फिक्स कराते हो, तो इसके अंदर आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा एज कंपेयर टू S24 FE। इसमें उतना पैसा नहीं लगता। तो रिपेयर कॉस्ट भी अपने दिमाग में लेके चला करो जब भी आप लोग ऐसे महंगी चीज ले रहे हो। ये तो वाली बात हो गई, जैसे हम लोग मारुति की कोई गाड़ी ले लें या फिर हम एक BMW ले लें, तो हम BMW कंसीडर करते हैं एप्पल को, और मारुति काइंड ऑफ सैमसंग नहीं है। लेकिन मैं बस एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, गाली मत देने लग जाना कमेंट सेक्शन में क्या बोल दिया तूने, बट एग्जांपल समझा रहा हूं कि जो कॉस्ट है वो लो रहती है हमारी S24 FE के अंदर। अब इसी के चलते भाई आप लोगों को थोड़ा सा थिकनेस का बताया था, तो यहाँ पे जो हमारा iPhone 14 है, दिस इज एट अराउंड 7.8 mm थिक, और वहीं पे S24 FE जो 8 mm थिक है। अगर साइड बाय साइड रखते हो तो ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, हल्का सा ही है। जो हमारा S24 FE मोटा है वो आपको पता भी नहीं चलेगा। अब वैसे दोनों ही फोन के अंदर आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है, तो अगर आप लोग पानी वानी में लेके जाते हो फोन को तो कुछ होगा नहीं, बट आई स्टिल रिकमेंड कि भाई आप लोग जब इतना महंगा फोन खरीदते हो तो भाई उनको पानी से प्लीज बचा के रखा करो। और IP रेटिंग के अंदर सिर्फ रेटिंग नहीं कैलकुलेट करी जाती है, आपको भाई कितनी रेटिंग दी गई है वो देखा जाता है। तो यहाँ पे आईफोन का आप लोग 6 मीटर पानी में रख सकते हो अप टू 30 मिनट्स तक, वहीं पे इस सैमसंग आप लोग रख सकते हो 1.5 मीटर के पानी में अप टू 30 मिनट्स तक। तो आप देखते हो यहाँ पे जो वाटर की कैपेसिटी है वो आईफोन में ज्यादा अच्छी मिलती है। तो अगर आप लोग फोन को पूल में लेके कूद जाओगे तो भी ये फोन चलता रहेगा, बट सैमसंग का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये भी चल जाते हैं। वैसे तो दोनों का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी ज्यादा सिमिलर है। अगर मैं आंख बंद करके दोनों फोन्स को टेस्ट करता हूं तो भाई लगभग सिमिलर सी बॉडी शेप लगती है। दोनों का एक बॉक्सी रेक्टेंगुलर बॉडी है। दोनों की जो बॉडी है उसके अंदर मेरे को थोड़ा सा फील होता है कि थोड़ा सा गड्ढा बना रही है हाथ के अंदर, तो ये आपको भी काइंड ऑफ फील होगा जब आप लोग इनको यूज करोगे। अब मैंने स्टार्टिंग बताया था ना, फोन थोड़े से डिफरेंट साइज के हैं, तो इस वजह से आपको स्क्रीन के अंदर बहुत थोड़ा फर्क देखने मिलता है। तो बात करेंगे यहाँ पे अगर सैमसंग की, तो इसके अंदर एक बहुत ही प्यारा 6.7 इंच का डायनामिक एमोलेड 2x 120 हर्ट्ज का पैनल मिलता है। काफी प्यारा पैनल है, आपको फ्लैट एजेस मिल रहे हैं, थोड़े से बेजल्स नो डाउट ज्यादा है इसमें, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी बहुत अच्छी डिस्प्ले की। सैमसंग के पैनल से हमेशा इशू नहीं आता क्वालिटी वाइज, लेकिन आगे चल के ग्रीन लाइन इशू आते हैं वो मुझे नहीं पता, उसके ऊपर हम लोगों ने वीडियो डाली, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं S22 अल्ट्रा की। खैर, डिस्प्ले के अंदर अगर आप लोग देखोगे मजे आता है कंटेंट वॉचिंग करने में, हर एक चीज बढ़िया चलती है। वाइड वन L1 का सपोर्ट मिलता है। नेटफ्लिक्स के अंदर आप लोग HDR10 कंटेंट प्ले कर सकते हो। YouTube के अंदर 4K HDR इजीली चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर बात करें हमारे छोटे मियां की, तो इसके अंदर आपको मिलता है एक बहुत ही अलग 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED 60 हर्ट्ज का पैनल। अब 120 हर्ट्ज है एक तरफ 60 हर्ट्ज है। हाँ भाई, ये आपको फील भी होगा जब आप लोग दोनों फोन को साइड बाय साइड स्क्रॉल करोगे, चीजें चलाओगे, तो आपको लगेगा कि iPhone 14 की डिस्प्ले से लैगी है, क्योंकि वो 60 हर्ट्ज तक ही चल रही है, जबकि 120 हर्ट्ज यहाँ पे सैमसंग
का बहुत बेटर है और ये चीज आपको फील होगी जब आप इन दोनों फोन यूज करोगे। नो डाउट वैसे कलर्स दोनों ही डिस्प्लेस के बहुत ज्यादा अमेजिंग है, कलर्स वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंटेंट वॉचिंग चाहे आप लोग दोनों फोन में से किसी में भी आपको मजा आएगा। बस एक चीज है, यहाँ पे जो हमारा आईफोन है ये डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है नेटफ्लिक्स के अंदर, तो इसकी जो कंटेंट वॉचिंग क्वालिटी है वो डिफरेंट है थोड़ी सी। जो कलर्स ये प्रोड्यूस करता है, अगर डॉल्बी विजन सर्टिफाइड आपका शो है तो वो डिफरेंट दिखाता है। अब हम लोग कंपैरिजन कर ही रहे तो देखो आउटडोर विजिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किस फोन में किस तरह है। तो इनमें कोई भी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं आती, आपको पहले बता दूं, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है इन सब चीजों की। खैर ये पुराने फोन है, तो यहाँ पे हमारा जो पीक ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो बेसिकली हमारे आईफोन के अंदर मिलती है अराउंड 1200 निट्स की हमारे को पीक ब्राइटनेस, जो कि ओवरऑल ठीक ही बोलूंगा, ओके ओके। वहीं पे सैमसंग देता है हमारे को 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस, तो नो डाउट ये बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा अगर आप लोग इसको आउटडोर लेके जाओगे। सेकंड चीज एक और आपको यहाँ पे मेंशन करने वाली वो ये है कि एक तरफ आईफोन 14 की तरफ आपको नॉच मिलती है जिसके अंदर की इन्होंने फेस आईडी लगाई हुई है, और एक तरफ आपको पंच होल कैमरा मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो डिस्प्ले को जब आप लोग देख रहे होगे तो पंच होल कैमरा थोड़ा ज्यादा सटल लगता है, नॉच थोड़ी सी अलग दिखती है, और कंटेंट का जो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है डिस्प्ले की साइज जबकि बड़ा है फोन का। अब फेस आईडी तो देखो एप्पल के अंदर मिल रही है, बहुत बढ़िया काम करती है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से सिक्योर रहता है फोन, पेमेंट फेस आईडी से हो जाती है, इतना सिक्योर है। वहीं पे हमारा जो सैमसंग है ये देता है हमारे को ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि बीच में लगा हुआ है। ऑप्टिकल सेंसर सही है, मतलब आपको स्पीड में कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, ऑप्टिकल के हिसाब की स्पीड मिल जाती है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज दोनों का एक अपना ही अलग लीग है। अच्छा इसी के चलते अब बात करते हैं दोनों ही फोन की एक और चीज की, वो है भाई ओवरऑल ग्लास जो है ना सामने वो कौन सा लगाया गया है। तो यहाँ पे आईफोन में है सेरेमिक शील्ड ग्लास। ये ग्लास इनका सही ग्लास है, बट इसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं, बट ये टूटता नहीं है जल्दी से, जो कि लोग कहते हैं, बट आई स्टिल रिकमेंड कि आप लोग कवर डाल लिया करो। वहीं पे हमारे इस सैमसंग के अंदर मिलता है हमारे को कॉर्निंग ग्लास विक्टस प्लस। अब ये जो ग्लास है ये भी काफी ज्यादा रेजिस्टेंट है, और मैंने एक चीज नोटिस करी कि इस ग्लास के ऊपर स्क्रैचेस जल्दी से नहीं आते, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर कोई भी स्क्रीन गार्ड लगा के नहीं यूज कर रहा, और अभी तक हमारा फोन सेफ है। बाय द वे जो नई वाली सेरेमिक शील्ड 2 है, जो नए वाले फोन में आई है आईफोन 17 प्रो, प्रो मैक्स, 17 के अंदर, वो बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं लेती, क्योंकि मैंने अपने लिटरली 17 प्रो के ऊपर कोई भी स्क्रीन गार्ड नहीं लगा हुआ है, उस पर स्क्रैचेस आते ही नहीं है। तो अभी लेटेस्ट वाली आईफोन की स्क्रीन के अंदर दिक्कत नहीं है, बट पहले तो भाई आपने फोन निकाला, थोड़ा सा बाहर रखा, एकदम से स्क्रैच आ जाता था। तो आपको ना अपने फोन को बचा के रखना पड़ेगा, एक बढ़िया से टेम्पर्ड ग्लास ले लेना, उसका मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पे, जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जो सस्ता भी और बढ़िया भी है, तो आप लोग वो जाके खरीद सकते हो इस वाले फोन के लिए, चाहे किसी फोन के लोग इसी से ले लो। अब इसी के चलते भाई स्पीकर क्वालिटी बात करेंगे, क्योंकि कंटेंट वॉचिंग स्पीकर के बिना बिल्कुल ऐसे अधूरी है। दोनों फोन के अंदर स्टूडियो स्पीकर सेटअप मिल जाता है। अब यहाँ पे हमारे को सैमसंग का डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, उससे आप लोग थोड़ी सी और एनहांस ऑडियो निकाल सकते हो। ऐसे एक बार दोनों को साइड बाय साइड आप लोग कंपैरिजन सुनो। मुझे ऐसा लगता है दोनों के स्पीकर्स अच्छे हैं, दोनों के अंदर डेप्थ मिलती है, दोनों के अंदर आपको एक रिचनेस मिल जाती है, बट डिपेंड करता है आपको किसकी क्वालिटी ज्यादा यहाँ पे पसंद आएगी, वो आप एक बार मुझे कमेंट करके बताना। बाय द वे इसी के चलते हैप्टिक्स की बात करते हैं, तो सैमसंग के अंदर भी अच्छे हैप्टिक्स आते हैं, टक टक वाले, आईफोन के अंदर भी अच्छे हैं, बट आईफोन के जो हैप्टिक्स हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लगे, फील होते हैं ज्यादा। अगर फोन वाइब्रेट हो तो पता चलता है कि यहाँ पे फोन घी करके आ रहा है। सैमसंग के भी अच्छे हैं, बट आई फील कि इसके अंदर थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गनेस हो सकती थी तो मजा आ जाता। अब 30,000 रुपए का सेगमेंट है, डिजाइन, डिस्प्ले, हर एक चीज को साइड कर दो, क्योंकि अगर आप लोग कोई ऐसा फोन उठा रहे हो जो थोड़ा पुराना है तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो 30,000 रुपए के अंदर सैमसंग आपको देता है Exynos 2400E, एक काफी ज्यादा प्यारा चिपसेट है। अगर आप लोगों को इसका Antutu दिखाऊं तो ये फोन पता नहीं सरप्राइजिंगली Antutu भी अच्छा निकाल लेता है, जो कि अराउंड 19 लाख का है। और वहीं पे अगर हम लोग कंपेयर करें इस आईफोन 14 के साथ, तो इसके अंदर आता है एप्पल का A15 Bionic चिपसेट। अब ये 5nm बेस्ड चिपसेट है एज कंपेयर टू 4nm ऑन सैमसंग, तो यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिकेशन प्रोसेस का बड़ा है। और वहीं पे इसके अंदर Antutu हम लोगों ने निकाला तो अराउंड 14 लाख का स्कोर आ रहा है, तो अभी के हिसाब से स्टैंडर्ड देखोगे तो थोड़ा सा कम है इस वाले फोन का स्कोर, जिस वजह से आप लोगों को उतनी ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी इस वाले फोन से। बट हाँ, जब हम लोगों ने साइड बाय साइड कंपेयर करा, चीजें देखी, तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस आज भी आईफोन के अंदर है। बट वहीं पे अगर आप लोग गेमिंग करते हो, जैसे कि आप लोग कोई भी ऐसे बीजीएमआई खेलना पसंद करते हो या फिर हैवी गेमिंग करते हो, तो हमारे को सैमसंग के अंदर बेटर सेटिंग्स मिल जाती हैं, हमारे को 120 FPS मिल जाता है, इजीली हम लोग लंबे समय तक गेमिंग कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जिस वजह से सैमसंग यहाँ पे हल्का सा बाजी मार रहा है, बट आईफोन की परफॉर्मेंस कोई फीकी नहीं है। बट अगर आप लोग इन डेप्थ देखोगे, अगर आप लोग सस्टेनेबिलिटी देखोगे, ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन देखोगे, उसके अंदर आईफोन यहाँ पे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप लोग 60 FPS के ऊपर गेमिंग करते हो बीजीएमआई के अंदर, तो ये ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देता है एज कंपेयर टू सैमसंग। यहाँ पे इसके अंदर आपको ज्यादा अच्छी ऑप्टिमाइजेशन मिलती है। एप्पल के सॉफ्टवेयर इसीलिए काम में आते हैं, इसीलिए इतने जाने जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज के अंदर आपको ज्यादा बेटर चीजें दे देगा। इसके ऊपर रवि लिटरली भाई कॉम्पिटिटिव गेमिंग करता है, हमारा टीममेट है, आपको पता होगा। रवि आप जानते हो, जल्दी कमेंट करके बताना कौन था, चला गया था वापस आ गया। तो उसके ऊपर कॉम्पिटिटिव गेमिंग खेलता है और इसके ऊपर वो अच्छे से कर पाता है 60 FPS के अंदर। तो हमारे को भाई पर्सनल एक्सपीरियंस है, वहीं पे हम लोग 120 FPS पे भी चला के देख चुके हैं, कॉम्पिटिटिव भी देख चुके हैं, तो उस तरीके का फील आता है जैसे इस आईफोन के अंदर आता है। अच्छा, दोनों फोन के अंदर रैम के अंदर आपको फर्क मिल जाएगा। एक तरफ हमारे को इसमें 8 GB रैम मिलती है, एक तरफ हमारे को 6 GB रैम मिलती है।
है, इस वजह से इस वाले फोन के अंदर कोई भी एप्पल इंटेलिजेंस के आपको फीचर्स नहीं मिलते। बट सैमसंग की बात कर लेता हूँ, इंटेलिजेंस मैंने बोल ही दिया है, तो मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर का बताने नहीं वाला था, अभी थोड़ा बाद में बताता। बट सैमसंग ने आपको भाई इसके अंदर पूरा एक गैलेक्सी एआई का स्वीट दे रखा है, जिसके अंदर की बहुत सारी चीजें हैं। लिटरली जनरेटिव एडिट भी इस वाले फोन के अंदर आता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग सॉफ्टवेयर देखते हो तो कहीं ना कहीं इस वाले फोन के अंदर सैमसंग के 7 साल के अपडेट्स भी आएंगे, 7 साल के सिक्योरिटी भी आएंगे, बढ़िया। तो लंबे समय तक सैमसंग ने सपोर्ट दिया है। फोन का ओवरऑल एंड्रॉइड अगर आप लोग यूज करना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर बेस्ट है मेरे हिसाब से। आईफोन के कंपैरिजन में ज्यादा फीचर्स भी है इस वाले में, और कस्टमाइजेशन में आप लोग ज्यादा कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग एंड्रॉइड लवर हो, आप लोगों को यहाँ पे सॉफ्टवेयर ज्यादा अच्छा सैमसंग का लगेगा। इसमें सैमसंग नॉक सिक्योरिटी आती है, सैमसंग का सिक्योर फोल्डर आता है, सैमसंग का वॉलेट आता है, वॉलेट के बाद आप लोग इसके कार्ड वार्ड ऐड कर सकते हो। तो कहीं कहीं जगह पे आ सकता है आईफोन यार ये थोड़ा ऐसा करके पीछे से गायब सा होता जा रहा है। बट स्टिल देखो, ये ना आपकी अपनी प्रेफरेंस है। जैसे कि मैं अभी इस टाइम पर आईफोन यूजर हूं कोर, मेरा सेकेंडरी फोन फोल्ड है, मैं तो 2 फोन को यूज करता हूं। तो मेरे को ऐसा फील होता है कि आईफोन ने कुछ चीजें जो अच्छी करते हैं, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन हो गई, कुछ चीज हो गई, तो आईफोन में बहुत बड़े चलती है, मतलब इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है। वहीं पे सैमसंग की कुछ चीजें अच्छी लगती है, जैसे कि मुझे इनका वॉलेट बहुत ज्यादा पसंद है, जिसमें कार्ड वार्ड सेव कर सकता हूं। तो छोटी छोटी चीजें जो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे आपको किस फोन के अंदर क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एट द एंड आप होगे जो फोन को यूज करोगे। बाकी हीटिंग की बात कर लेता हूं, यहाँ पे तो आईफोन 14 भाई गेमिंग के दौरान हीट करने लग जाता है। S24 FE इतना ज्यादा हीट नहीं करता है, बट हाँ इन दोनों कंपैरिजन हल्का सा भी आईफोन 14 ज्यादा हीट करता है। और अभी तो सर्दियों का मौसम है तो थोड़ी हीट कंट्रोल्ड है, बट जैसी गर्मियों का टाइम आएगा दोनों ही फोन्स भाई अपने चरम सीमा में पहुंच जाएंगे, दोनों ही तगड़ी वाली हीट करना स्टार्ट कर देंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन टॉपिक की, जो कि है कैमरास। भाई दोनों ही फोन्स के कैमरास क्या हाल है, क्या एप्पल सैमसंग को पीछे कर सकता है? क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि सब सैमसंग के कैमरास बिल्कुल रद्दड़ होते, बोलते भाई ये क्या कर दिया। बट आज के टाइम पे ये चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। हमने अभी S24 FE को S25 अल्ट्रा से कंपेयर किया था, पता नहीं भाई इसके कैमरास कैसे हैं, उससे बेटर लग रहे थे मुझे, पता नहीं भाई, पता नहीं आंखों को थोड़ा चौंधियाहट हो गई, ये लग रहा है ऐसा। खैर यहाँ पे अगर कंपेयर करें दोनों ही फोन्स को, तो यहाँ पे एप्पल की अगर बात करूं तो डायगोनल में आपको 2 कैमरास दे रखे हैं, जो कि 12 मेगापिक्सल का मेन है और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है। टेलीफोटो इस फोन के अंदर नहीं आता है। वहीं पे अगर बात करें इस हमारे प्यारे दुलारे सैमसंग के फोन की, तो इसमें हमारे को मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इस फोन के अंदर टेलीफोटो लेंस होने की वजह से ये वाला जो फोन है बहुत अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स खींच सकता है। अब साइड बाय साइड आप लोग कुछ फोटोज देखो। अब देखो कैमरास को जब हम लोगों ने साइड बाय साइड कंपेयर करा, तो मैंने यही चीज रियलाइज करी है कि जो ओवरऑल स्किन टोन है वो सैमसंग की बेटर आ रही है, जो हम लोग देखते हैं पिछले इतने सालों के अंदर। वहीं पे एप्पल के अंदर यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे डिटेल अच्छी है, थोड़ी ओवरऑल फोटो के अंदर वार्म टोन दिख रही है। बट अगर आप लोग ऐसे साइड बाय साइड देखो तो कुछ कुछ जगहों पे शायद आप लोग को वार्मर टोन आईफोन की पसंद आएगी, क्योंकि उसके अंदर जो स्किन है थोड़ी सी वार्म रहती है। वहीं पे सैमसंग अगर आप लोग ध्यान दोगे तो थोड़ी सी मेजेंटा टोन ऐड कर रहा है हमारी स्किन के अंदर, जो बहुत ज्यादा वियर्ड है। अगर मैं कोई भी ऐसे प्रोफेशनल कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो मेजेंटा टोन जिसमें भी आती है, मेजेंटा या फिर हमारी ग्रीन टोन, वो कैमरास मैं बिल्कुल भी उनको साइड कर देता हूं, क्योंकि उससे ना बहुत अजीब सी स्किन हो जाती है, जो कि सैमसंग कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखोगे तो सैमसंग की स्किन टोन एज कंपेयर टू आईफोन अच्छी निकल रही है। और इवन तो मेजेंटा टोन आ रही है, लेकिन स्टिल दिखने में साइड बाय साइड के अंदर मेरे को सैमसंग की फोटो ज्यादा बेटर लग रही है अगर हम लोग स्किन टोन देखें। वहीं पे जब अल्ट्रावाइड हमने चेक करा तो भाई हमारे को सैमसंग से ज्यादा अच्छी डिटेल आईफोन में मिल रही है, क्योंकि उसके अंदर हमारे को कैमरा जो है ज्यादा बेटर मिल रहा है, जो सेंसर है अच्छी ऑप्टिमाइजेशन दे रहा है। वहीं पे डायनेमिक रेंज अगर आप लोग देखोगे दोनों फोन के अंदर लगभग सिमिलर है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, शैडो वैडो के अंदर अच्छी से डिटेल दोनों फोन यहाँ पे निकाल के दे रहे हैं। और पोर्ट्रेट के अंदर यहाँ पे हमारे को टेलीफोटो लेंस होने की वजह से सैमसंग ज्यादा अच्छे टेलीफोटो पोर्ट्रेट देता है, जो कि बढ़िया लगते हैं कंपेयर टू आईफोन। आप लोग देख सकते हो आपके सामने, भाई मैं कुछ भी ऐसे छुपा नहीं रहा हूं। इवन हमने लो लाइट में भी टेस्ट आउट करा, लो लाइट के अंदर थोड़ी सिचुएशन यहाँ पे डिफरेंट थी। लो लाइट के अंदर यार हम लोगों ने यही चीज नोटिस करी कि सैमसंग की फोटो इवन तो ब्राइटन है, लेकिन उसके अंदर ना आपको कोई भी शार्पनेस नहीं देखने को मिलती, जिस वजह से सब्जेक्ट थोड़ा आउट ऑफ फोकस लगता है। अल्ट्रा वाइड के अंदर भी सेम ही सिनेरियो देखने को मिल रहा है हमारे को। बेसिकली जो ब्राइटन ऑफ फोटो है वो हमारे को सैमसंग की ही मिल रही है एज कंपेयर टू आईफोन, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जब आप लोग जूम कर रहे हो इन फोटोज को तो ब्लरीनेस आ रही है। और 1x के अंदर भी कहीं ना कहीं यार मेरे को यहाँ पे सैमसंग की फोटोज ही ज्यादा बेटर लग रही हैं। और सेल्फीज की अगर बात करें लो लाइट के अंदर, तो यहाँ पे आईफोन ने थोड़ी बेटर फोटोज क्लिक करी हैं। इस टाइम पर ये दोनों ही फोन जो है 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और सरप्राइजिंगली भाई इस टाइम पर भाई बहुत ज्यादा लो लाइट कंडीशन है। लिटरली सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट है जो इस टाइम पर चल रही है, और मैं बस घर के बाहर हूँ वैसे तो, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि अगर आप लोग भाई से रात में किसी फोन से वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो किस तरीके क्वालिटी आती है, और हम लोग इस तरीके से कुछ मूव करते हैं, कैसे ये नॉइस को मैनेज कर रहा है, किस तरीके से शैडोज मैनेज कर रहा है, इसका अंदाजा वैसे पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको स्टूडियो में चल के आराम से बताता हूँ। अच्छा, अब इसी के चलते ना फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं। पहले फोटोज की हम लोग पूरी बात करेंगे, फिर वीडियोस के ऊपर चलेंगे। तो सैमसंग के अंदर हमारे को यहाँ पे सामने की तरफ में 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, एप्पल के अंदर 12 मेगापिक्सल का सेंसर है। अब ये जो है थोड़ी सी सेल्फीज आपको लगेगा कि भाई डिटेल्ड नहीं है, बट अगर आप क्वालिटी देखोगे ओवरऑल तो सैमसंग के बेटर आ रही है। वहीं पे एप्पल जो थोड़ी सी आपको वार्मर टोन देता है, जो कि होता आ रहा है एप्पल के साथ बहुत टाइम से, आज भी ऐसा ही होता है थोड़ा बहुत। अब बात करते हैं वीडियो सेक्शन की, तो दोनों ही फोन के अंदर 4K 60 FPS वीडियो का सपोर्ट है, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं वीडियो आज भी यहाँ पे आईफोन की बेटर लगती है। आप लोग एक बार खुद देखो, इस टाइम पर इन दोनों स्मार्टफोन से 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। हल्का सा हम लोग मूव भी करेंगे, पूरा घुमा के दिखाऊंगा। इस टाइम पर आप देखो बैकग्राउंड कितना ज्यादा एक्सपोज है, और इस टाइम पर आप जो है बिल्कुल सामने की तरफ हमारी लाइट आ रही है, तो काइंड ऑफ पता चल जाएगा कंट्रोल किस तरीके से होगा, किसकी स्पीकर क्वालिटी बेटर है यहाँ पे वो भी पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर एक म्यूजिक प्ले हो रहा है। अब बस कॉपीराइट ना आए, भाई साहब थोड़ा सा भाग के देखते हैं एक बार। तो ये था भाई इनकी OIS का
आपको पता चल चुका होगा किस तरीके का सैंपल आ रहे हैं दोनों स्मार्टफोन से। और फ्रंट पे जब हम लोगों ने चेक करा 4K 60 FPS वीडियो दोनों फोन के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे आईफोन की वीडियो सैमसंग के मुकाबले ज्यादा बेटर निकल रही है। और अब इन दोनों से 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है फ्रंट कैमरा से। आप लोग क्वालिटी का यहाँ पे अंदाजा पता चल जाएगा। थोड़ी सी हवा चल रही है तो बैकग्राउंड के अंदर नॉइज भी हल्की फुल्की आ सकती है, बट मेरे हिसाब से दोनों ही काफी ज्यादा स्मूथ है। बट ये है कि आईफोन की बेटर है यहाँ पे वीडियो, क्योंकि वो थोड़ा सा एक तो जूम्ड आउट है, पंचिंग नहीं है तो मतलब फ्रेम के अंदर, और हम लोग मूव कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा स्टेबलाइज भी लग रहा है। बाकी आप लोग आपको किसकी ज्यादा यहाँ पे बेटर लग रही है वीडियो। तो अगर आप लोग एक कंटेंट क्रिएटर, अगर आप लोग वीडियोस बनाने का शौक रखते हो, वीडियोस ज्यादा बनाते हो, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग भाई ये आईफोन लो, क्योंकि इसके अंदर आपको जो वीडियो कैपेबिलिटीज है वो ज्यादा बेटर मिल रही है एज कम्पेयर टू सैमसंग। और यही चीज है जिस वजह से भाई ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स आज के टाइम पे आईफोन ही यूज कर रहे हैं। रही बात देखो एक और चीज की जो बहुत ज्यादा आपको कंसर्न कर सकती है, वो है भाई नीचे की साइड में यहाँ पे जो पोर्ट है, एक तरफ आपको मिल रहा है लाइटनिंग पोर्ट, एक तरफ आपको मिल रहा है यूएसबी टाइप सी पोर्ट। टाइप सी जो है 3.2 वाला है, वहीं पे लाइटनिंग जो यूएसबी 2.0 वाला है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो सैमसंग का पोर्ट है ये ज्यादा फास्ट है। आप लोग जब इसमें एसएसडी लगाओगे कोई भी इजीली ट्रांसफर कर सकते हो डेटा, इससे वापस बाहर ले सकते हो, जो कि आप लोग एप्पल में नहीं कर पाओगे। आपको वो करने के लिए एटलीस्ट आईफोन 15 खरीदना पड़ेगा, जिसका अराउंड इस टाइम पर प्राइस ज्यादा ऊपर है एज कम्पेयर टू आईफोन 14। तो मेरे हिसाब से एक ओवरऑल अगर आप लोग फैक्टर देखते हो तो कहीं ना कहीं सैमसंग की चीजें ज्यादा अच्छी निकल कर आ रही है। और बात करें अगर बैटरी की लास्टली, तो यहाँ पे देखो सैमसंग देता है 4700 mAh की बैटरी, वहीं पे हमारे को आईफोन में मिल रही है 3200 mAh की बैटरी आसपास उसके। वहीं पे दोनों फोन के अंदर आपको 15 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, 25 वॉट्स की वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट सैमसंग में है, और 20 वॉट यहाँ पे आईफोन 14 सपोर्ट करता है वायर्ड के थ्रू। वहीं पे आप लोग रिवर्स वायरलेस चार्ज भी कर सकते हो सैमसंग से, जो कि एप्पल में नहीं होता है। अब एसओटी की अगर बात करें तो लगभग दोनों ही फोन सिमिलर एसओटी दे रहे हैं इस टाइम पर। एक टाइम पे एप्पल थोड़ा ज्यादा दे रहा था, बट अब इसकी बैटरी थोड़ी डिग्रेड हो गई, तो मैं इसलिए एसओटी इतना कंपेयर नहीं कर रहा हूं। बट आईफोन जो हमारा 5 घंटे का ऑलमोस्ट चलता है, और क्योंकि हम लोग डेली यूज कर रहे हैं इसलिए हमारे को इसके बारे में पता है। साथ ही सैमसंग को भी हम लोग डेली यूज करते हैं, तो ये वाला फोन जो 6 घंटे चलता है ऑलमोस्ट, और वो भी डिपेंड करता है आपके यूजेज के ऊपर। मेरे हिसाब से देखो एट द एंड में यही बोलूंगा, ये वीडियो के अंदर मैंने बहुत सी डिटेल्स आपको दी है, उसके अंदर मेरे को ऐसा लगा कि सैमसंग एज अ बीइंग एंड्रॉइड फोन यहाँ पे ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छी चीजें दे रहा है। वहीं पर अगर आप लोग सर्विस कॉस्ट देखोगे, सैमसंग के सर्विस सेंटर देखोगे, ओवरऑल फोन को देखोगे, 7 साल का अपडेट देखोगे, बेटर डिस्प्ले देखोगे, कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ आप लोग इस बार आईफोन को स्किप करके सैमसंग की तरफ जा सकते हो। और बाकी लिंक तो मैंने आपको दे दिया बढ़िया वाला सेल डिस्काउंट प्राइस का, यहाँ पे आप लोग क्लिक करके इस वाले फोन को खरीद लो, बढ़िया अमाउंट है। बाकी अगर आईफोन लेना चाहते हो तो उसका लिंक भी यहीं पर डाल रखा है। तो बस यार ये थी वीडियो। आप लोग अपने कमेंट्स में बताओ विचार कि क्या लगता है आपको इन दोनों फोन के बारे में, कौन सा आप लोग लोगे। और अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी पसंद आई होगी, हेल्प करी होगी इसने, अगर दोस्त के साथ शेयर कर देना पहली बात तो, जो सोच रहा हूँ इसके बीच में, और लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।